अभी हाल ही में 28 जनवरी 2022 को पाकिस्तान में एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली थी। फिल्म का नाम जावेद इकबाल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए सीरियल किलर। मगर जैसे ही ये सेंसर बोर्ड में पास होने के लिए जाती है तो सेंसर बोर्ड पाकिस्तान का साफ इनकार कर देता है कि इस फिल्म को हम किसी भी कीमत पर रिलीज़ नहीं कर सकते। यदि हम इसे को प्रदर्शित करेंगे, सिनेमाघरों में जाएगी, तो कहानी बहुत ज़्यादा डेंजर है, कहानी बहुत विचलित करने वाली है। इससे लोगों का गुस्सा भड़क सकता है, हालात यहाँ के ख़राब हो सकते हैं। दरअसल जब इस मामले की सुनवाई हुई थी, जज साहब अल्लाह बख्श जब अपना फैसला सुनाते हैं कि तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम जावेद इकबाल को 100 बार फांसी पर चढ़ाया जाए। हर बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार 100 बार फांसी पर चढ़ाया जाए। जब इनकी लाश उस तख्ते से उतारी जाए तो उसके 100 टुकड़े किए जाएं। 100 टुकड़े करने के बाद एसिड के टैंक में डाल दिया जाए और उसके शरीर को गला दिया जाए। जब ये फैसला आता है तो उसके बाद केवल ना केवल पाकिस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है, बहस शुरू हो जाती है। जरा सोचकर देखिए, एक जज को इतना खतरनाक फैसला देने पर विवश होना पड़ा। उस केस की क्या प्रकृति रही होगी, क्या नेचर रहा होगा, अपराधी ने कितना बड़ा अपराध किया होगा कि एक जज को इतनी बड़ी बात बोलने के लिए विवश होना पड़ता है। और पूरी दुनिया में इस केस की, इस फैसले की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब, और इसी प्रांत का एक शहर है लाहौर। दरअसल लाहौर का एक उर्दू अखबार है डेली जंग। 30 दिसंबर 1999 की शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति एडिटर ख्वार नईम हाशमी के पास पहुंचता है और जाकर कहता है कि जनाब अस्सलाम वालेकुम। उधर से भी वालेकुम सलाम का जवाब आता है। उसके बाद कहता है हाथ मिलाते हुए कि मेरा नाम जावेद इकबाल है। नाम जैसे ही वो लेता है जावेद इकबाल का, ख्वार नईम हाशमी की सांसें खोलने लगती हैं। वो जल्दी जल्दी सांसें लेने लगते हैं। ऐसा लगता था उन्हें देख के जैसे कि शायद उनके प्राण जल्दी से निकलने वाले हैं। ये वाकया, ये नज़ारा, ये दृश्य वो अकेले नहीं देख रहे थे, वहीं पास में खड़े हुए रिपोर्टर भी देख रहे थे। उनकी उखड़ती सांसों को देखकर पास में खड़ा हुआ व्यक्ति भी डरने लगता है, घबराने लगता है। कितनी डरने वाली बात थी। वो डरते हुए लड़खड़ाती जुबान से कहते हैं कि जावेद इकबाल, क्या आप वही हैं जिन्होंने अभी दिसंबर के प्रथम सप्ताह में यानी कि 5 या 6 दिसंबर के आसपास एक मुझे पत्र लिखा था? हाँ, मैं वही जावेद इकबाल हूं जिन्होंने आपको पत्र लिखा था। उस पत्र के लिखे हुए शब्दों की जो अक्षर थे वो एडिटर की आंखों में तैरने लगते हैं और उसमें लिखा था कि मैं जावेद इकबाल, जो कि लाहौर का रहने वाला हूं, मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है, 100 बच्चों को मारा है। यही लेटर उसने पुलिस को भेजा था। पुलिस ने इस लेटर को गंभीरता से नहीं लिया था, बल्कि लेटर लिखने से पहले ये व्यक्ति सीधा पुलिस के पास जाकर कहता है कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है। तो इसे पागल समझकर थाने से भगा देते हैं कि यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पागलों की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्र रही होगी इसकी लगभग 43-44 साल के आसपास। पहनावे से ठीक ठाक लग रहा है, चश्मा लगा हुआ है, अच्छे कपड़े पहनता है, बड़े घर का व्यक्ति है। पुलिस वाले को पागल लगता है, उसे भगा देता है। मजबूरी में आकर 2 पत्र लिखता है, एक पुलिस स्टेशन के लिए, दूसरा डेली जंग के एडिटर के लिए। और उसमें लिखता है कि मैंने जो कत्ल किए हैं उसके कत्ल की क्या वजह है, ये वो आप जानना चाहोगे। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन एडिटर ने गंभीरता से लिया और क्राइम रिपोर्टर को अपने पास बुलाया। कहा कि इस पते पर जाओ और जाकर देख के आओ कि क्या सच है और क्या झूठ है ये पत्र जो मिला है। लाहौर के उसी इलाके में जाता है जहाँ का एड्रेस दिया था। वो रिपोर्टर जब उस घर के अंदर एंट्री करता है तो उस आसपास की जो लोकेशन देखता है, काफ़ी दूर दूर तक वहाँ कोई घर नहीं थे। एक बड़ा सा घर है। उस बड़े से घर में जब वो एंट्री करता है, ना कोई लॉक लगा हुआ था, ना कुछ था। अंदर जब कमरे में झांक कर देखता है तो दीवारों पर, फर्श पर इधर उधर खून पड़े हुए थे।
एक बैग रखा हुआ है बड़ा, उसके पास में एक बैग और रखा हुआ है। बैग को खोल के देखता है तो बहुत सारे बच्चों के जूते चप्पल उसके अंदर रखे हुए थे। दूसरा बैग खोल कर देखता है तो बहुत सारे कपड़े उसके अंदर रखे हुए थे, और अंदर इधर उधर ताका झांकी करने की कोशिश करता है तो 2 ड्रम रखे हुए हैं, एसिड से भरे हुए ड्रम, और उनके अंदर मरे हुए बच्चों के अवशेष पड़े हुए थे। उसे देखकर उसकी चीख निकलती है, लेकिन चीखने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ये आवाज़, चीख उसकी दूर तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत दूर तक यहाँ कोई ना घर था ना कोई वहाँ रहता था। बदहवाश दौड़ता हुआ भागता हुआ सीधा पहुंच जाता है अपने एडिटर के पास, जाकर कहता है कि मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वो दृश्य बहुत ही खतरनाक है, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और जब बयां होता है तो फिर वो अगले ही दिन अखबार की सुर्खियां बन जाता है, और ये सुर्खियां पूरे पाकिस्तान में जैसे जंगल में आग फैल जाती है वैसे ही आग की तरह ये खबर फैल जाती है। पहले पत्र को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब पुलिस उस अखबार के पन्ने को इतना गंभीरता से लेती है और मौके पर जाकर देखती है तो वहाँ का वही दृश्य जो अखबार में लिखा हुआ है, डिट्टो सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही था। पुलिस अब वहाँ छानबीन करती है तो एक डायरी मिलती है, और डायरी के अंदर क्रमवार 1, 2, 3, 4 इस तरह से 100 तक गिनती के आधार पर हर एक बच्चे का उसका एड्रेस लिखा हुआ था, उसका पता लिखा हुआ था, जिसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वाकई जो पत्र लिखा था कि मैंने 100 कत्ल किए हैं बच्चों के जिनकी उम्र 6 से 16 साल तक है, तो पुलिस की भी सांसें उखड़ने लगती हैं। और इस व्यक्ति को, जावेद इकबाल को तलाशने के लिए पाकिस्तान में एक सर्च अभियान चलता है, और उस पत्र से वहाँ पर एक पत्र लिखा हुआ था, उस पत्र से पता चलता है कि रीवा नदी में कूदकर उसने अपनी जान दे दी है। कि क्या रीवा नदी में कूदकर उसने अपनी जान दी है या नहीं दी है, इसी बात का पता लगाने के लिए पाकिस्तान की फोर्स, पुलिस, गोताखोर, कौन ऐसा व्यक्ति नहीं था कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के इतिहास में इससे बड़ा कोई सर्च अभियान आज तक चला ही नहीं है। तमाम कोशिशें की जाती हैं मगर पुलिस को उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती है। अब पुलिस को लगता है कि शायद हो ना हो वो जिंदा है, और उसको जिंदा तलाशने के लिए पुलिस कोशिशें करने लगती है। और ये सर्च अभियान चलते चलते लगभग 25 दिन का समय बीत जाता है, मगर वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। और 30 दिसंबर 2000 यानी 30 दिसंबर 1999 की शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास वही इकबाल जावेद या जावेद इकबाल सीधा पहुंच जाता है डेली जंग एडिटर के दफ्तर में। उनसे हाथ मिलाते हुए कहता है कि बुलाइए किसी रिपोर्टर को और उनसे कहिएगा वो मेरा इंटरव्यू लेगा। डर रहे थे, घबरा रहे थे। वो सामने जो एक रिपोर्टर है वो भी घबरा रहा था। डरते डरते वो उसे सवाल जवाब करते हैं। जो कहानी सुनाता है वो वाकई चौंकाने वाली कहानी होती है, वो हैरान करने वाली कहानी होती है। वो कहता है कि जब मैं 17 साल का था तब एक पड़ोसी ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के बाद कि मैंने उसके बच्चे के साथ कुकर्म किया है, गलत काम किया है, गंदा काम किया है, और वो मुझे जेल भिजवा देता है, जबकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, मैंने कोई ऐसी खता नहीं की थी। उसके बावजूद भी पुलिस उसको टॉर्चर करती है, उसको मारती है, पीटती है, साथ ही उसको जेल में बंद कर देती है। एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा जिसके 8 बेटे, इसका नंबर 6वां था और ये जेल चला जाता है। इसकी माँ उससे हर बार मिलने के लिए आती थी और वो रोते हुए अपनी माँ से कहता था कि माँ मैंने ये जुर्म किया ही नहीं है जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। माँ भी उतना ही रोती थी, बल्कि ज़्यादा रोती थी अपने बेटे की बेबसी देखकर, अपने बेटे की परेशानी देखकर। साल भर गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं और माँ को इतना गहरा सदमा लगता है कि उसकी मौत हो जाती है। जब ये बात, इस खबर को जेल में पहुंचाया जाता है कि तुम्हारी माँ को वो बहुत बड़ा सदमा लगा और वो मर चुकी हैं, तो ये बहुत रोता है, बहुत बिलबिलाता है, परेशान होता है और उसी दिन अहद करता है, कसम खाता है कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि इस पाकिस्तान की 100 ऐसी माँओं को रुलाऊंगा जैसे मेरी माँ रोई थी। जब भी जेल से बाहर जाऊंगा 100 बच्चों का मुझे कत्ल करना है। इसके बाद इसने सज़ा पूरी होती है, जेल से बाहर जाता है और जेल से बाहर जाने के बाद एक दुकान खोलता है जिसमें वीडियो गेम खेले जाते हैं। ये 95-96 के आसपास का वाक़या रहा था। बच्चे आते थे, उसमें वो 100 रुपये का नोट डालता था
जो बच्चा उस नोट को उठाता था उसको वो देख लेता था और उसको पकड़कर अपने घर में ले जाकर उसके साथ कुकर्म करता था। वो अच्छे बड़े घरों के बच्चे होते थे। लेकिन इसने सोचा कि शायद यहाँ कसम पूरी नहीं होगी और बात खुल जाएगी तो वो जल्दी पकड़ा जाएगा, इसलिए यहाँ से इसने इस धंधे को बंद करने के बाद और एक नया धंधा उसने शुरू करने का फैसला ले लिया। नए धंधे को करने की कोशिश करता है। वहाँ उसने कुछ रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं, छोटी छोटी खूबसूरत मछलियों का एक व्यापार किया, कारोबार किया। उन मछलियों को देखने के लिए बच्चे आते थे और वहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी आते थे जो गरीब तबके के होते थे। वहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी आते थे जो घर से भागे हुए बच्चे होते थे। अब ऐसे बच्चों को इसने अपने घर बुलाकर उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया और कत्लों का जो सिलसिला था वो शुरू हो जाता है। बच्चे को बुलाता था, उसके साथ कुकर्म करता था, उसके बाद फिर एक लोहे की जंजीर से उस बच्चे के गले को दबाता था। उसके 100 टुकड़े करने के बाद एसिड के बड़े बड़े ड्रम में उसको डाल देता था। कुछ टाइम के बाद जो अवशेष बचते थे उनको रीवा नदी में फेंक दिया करता था। ये सिलसिला चलता रहा। वक्त बीतता रहा और जिस दिन उसके 100 कत्ल पूरे हो जाते हैं तो डायरी में हर कत्ल को, हर बच्चे के नाम को, हर उसके पते को वो मेंशन करता था कि आज मैंने इसको मारा है। मरने से पहले बच्चा अपने बारे में बताता था, रहम की भीख भी मांगते थे, हर तरह की बातें करते थे, लेकिन उसको रहम नहीं था क्योंकि उसने 100 कत्ल करने की जो कसम खाई थी। और यही उसने गुस्सा अपना उन बच्चों पे निकाला जो जेल में उसने कसम खाई थी। उसके बाद उसने पत्र लिखा, उसके बाद खुद सीधा पुलिस स्टेशन भी जाता है, जाकर कहता है कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है, मुझे गिरफ्तार कर लो। पुलिस वाला उसको पागल घोषित कर देता है, कहता है बेवकूफ़ हो गए हो तुम, यहाँ से भाग जाओ। डेली जंग अखबार में जब खबर पड़ता है वही पुलिस वाला तो कहता है साहब ये तो यहाँ आया था, लेकिन इसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब ये इंटरव्यू अखबार में छप जाता है और छपने से पहले ही उस दिन शाम को 7:30 बजे वो एडिटर से एक शर्त रखता है कि मैं गिरफ्तार होना चाहता हूँ, सरेंडर होना चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान पुलिस के हाथों नहीं, मैं सरेंडर होना चाहता हूँ तो पाकिस्तान की आर्मी के थ्रू। पाकिस्तान की आर्मी के 20 जवान जो आसपास के थे उन्हें बुलाया जाता है और इसको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। इस केस की सुनवाई चल रही थी। जज अल्लाह बख्श इसकी सुनवाई कर रहे थे और वो कहते हैं कि इस व्यक्ति को, इस आरोपी को, इस कातिल को, इस मुलजिम को फांसी की सजा दी जाती है। वो भी एक बार नहीं 100 बार। जब पहली बार फांसी की सजा पूरी हो जाए, फिर दूसरी बार दी जाए, फिर तीसरी बार दी जाए, यानी कि मरे हुए आदमी को भी लगातार फांसी दी जाए। और जब 100 बार पूरे हो जाएं तब इसके शरीर के 100 टुकड़े करने के बाद इसके शरीर के 100 टुकड़ों को एसिड के उसी टैंक में डाल दिया जाए और वहाँ से जो इसके अवशेष बचे वो रीवा नदी में फेंक दिए जाएं। ये भी खबर जब अखबारों में छपती है तो अखबारों में छपने के बाद ह्यूमन राइट्स से लेकर विदेशी मीडिया में जब खबर छपती है तो कुछ विदेशी मानवाधिकार से लेकर तमाम देशों के लोग ऐतराज़ करते हैं, विरोध करते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के गृह मंत्री कहते हैं कि आवेग में आकर, जोश में आकर जज साहब ने फैसला ले दिया है, इसलिए इस फैसले को रद्द किया जाता है, इसे बदला जाता है और तब कहीं जाकर उसको एक हुक्म दिया जाता है कि 24 अक्टूबर 2001 को इसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। ये जेल पहुंच जाता है और जेल में जाने के बाद अब इसको फांसी की सज़ा दी जानी थी। तैयारी चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जेल में कैदी इसको बहुत यातनाएं देते थे। जब उन्हें पता चला कि ये बच्चों को मार के आया है, उसे बहुत मारते थे, पीटते थे, उसके साथ ज़्यादती करते थे। और वो अकेला नहीं था, उसके साथ 4 साथी बताए जा रहे थे, कुल मिला के 4 साथी। एक से पूछताछ करते हैं तो उसने खुदकुशी कर ली थी, उसमें पुलिस स्टेशन में खिड़की से कूद कर वो मर जाता है। एक शायद बीमारी से मर जाता है, दूसरा साथी बचता है। 2 साथी जेल में थे, लखपत जेल में, वहीं इनको फांसी दी जानी थी। लखपत कोर्ट में ही इनको सज़ा सुनाई गई थी। मगर 8 अक्टूबर 2001 को वो अपनी बैरक में था और एक खबर आग की तरह फैल जाती है कि जावेद इकबाल ने फांसी पर लटक कर अपनी जीवन लीला हमेशा के लिए समाप्त कर लिया। जो उसका साथी था उसने भी समाप्त कर लिए। डॉक्टरों ने जांच की तो शरीर नीला पड़ा हुआ था। उससे पता चला कि इनको जहर दिया गया था, फिर उसको लटका दिया गया था। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने उस जेल के कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था। मामला काफ़ी हाईलाइट रहा।
अभी हाल ही में इसमें एक पूरी फिल्म तैयार की गई और 28 अक्टूबर 2022 को इस फिल्म को रिलीज़ किया जाना था, मगर ये किस्सा लोगों के जहन में दोबारा से ताज़ा ना हो जाए, वहाँ के लोगों में गुस्सा ना भड़क जाए, उन माँ को फिर से अपने बच्चों की याद ना आ जाए, ऐसा कोई दोबारा कदम ना उठा ले, ऐसा कुछ भी ना हो जाए, इस केस की फिर से पुनरावृत्ति ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को रिलीज़ करने से साफ इनकार कर दिया कि ये फिल्म हम किसी भी कीमत पर रिलीज़ नहीं कर सकते। जज से लेकर हर इंसान जो भी इस कहानी के बारे में, इस किस्से के बारे में सुनता है, वो हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है। वाकई झकझोरने वाली कहानी है। इस सच्ची कहानी ने वाकई पाकिस्तान को आज तक हिला के रख दिया है। शायद ऐसा पाकिस्तान के इतिहास में इससे पहले ना कभी हुआ था और शायद भविष्य में ऐसा हो, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, ना ही करनी चाहिए। इस किस्से को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।